औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है और वो है डस्ट और डस्ट एक्सप्लोजन के बारे में। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी व्यूवर्स की तरफ से, तो आज हम डिस्कस करेंगे डस्ट और डस्ट एक्सप्लोजन। इससे पहले हस्ब रिवायत की अगर हम डस्ट और डस्ट एक्सप्लोजन की बात करें तो पहले हम जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उनकी बात कर लेते हैं। तो जो पहला स्टैंडर्ड है वो NFPA 652 है, जो कि स्टैंडर्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ कंबस्टिबल डस्ट के बारे में है। और दूसरा जो है NFPA 654 है और ये स्टैंडर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फायर एंड डस्ट एक्सप्लोजन है। तो अगर आप इन दोनों स्टैंडर्ड्स को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलती है कंबस्टिबल डस्ट के बारे में या फिर फायर एंड डस्ट एक्सप्लोजन के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं इसको कि डस्ट एक्चुअली है क्या। कंबस्टिबल डस्ट जो है वो क्रिएट होती है वेरियस मटेरियल से, जिसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जैसे कि ग्रेन है, शुगर है, मेटल्स हैं, वुड है, प्लास्टिक है, कोल है और केमिकल्स हैं। और किसी भी डस्ट को एक सिग्निफिकेंट हैज़र्ड बनने के लिए ज़रूरी है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो राइट साइज़ में हो और वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन भी हो, कन्फाइंड स्पेस भी हो और इनक्लोज एरिया भी हो। अब इसमें पार्टिकल साइज़ बड़ा मैटर करता है। कंबस्टिबल डस्ट जो है इसके बारे में NFPA 654 इसको डिफ़ाइन करता है कि एनी फाइनली डिवाइडेड सॉलिड मटेरियल दैट इज़ 420 माइक्रॉन्स और स्मॉलर इन डायमीटर and presents a fire or explosion hazard when dispersed and ignited in air। तो ये पार्टिकल साइज़ जो है 420 माइक्रॉन्स या उससे छोटा जो है, ये अगर पार्टिकल है डस्ट का और वो कंबस्टिबल यानी कि सॉलिड मटेरियल है, कंबस्टिबल भी है, तो ये हैज़र्ड है हमारे लिए और ये डस्ट एक्सप्लोड हो सकती है। अब फर्दर इसमें कि जो मोस्ट फाइनली डिवाइडेड कंबस्टिबल मटेरियल हैं ये हैज़र्डस हैं और जब ये सस्पेंड होते हैं एयर के अंदर और इग्नाइटेड होते हैं तो ये सीवियर एक्सप्लोजन का बाइस बनते हैं और इस फिनोमेना को हम तकरीबन 200 साल से जानते हैं। अब आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो पहला डस्ट एक्सप्लोजन था जो रिकॉर्डेड है वो एक फ्लोर डस्ट एक्सप्लोजन था एक वेयर हाउस में ट्यूरिन इटली में, जो कि दिसंबर 14 1785 में हुआ था। यानी कि दिसंबर 14 1785 में पहला डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था। अब जो डस्ट क्लाउड है जो बन जाता है और उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो एयरबॉर्न हो जाते हैं, तो ऑफन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यानी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि पोरिंग हो गई, शिफ्टिंग हो गई, कटिंग हो गई, ग्राइंडिंग हो गई या ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल हो गया। इनकी वजह से ये डस्ट क्लाउड है ये फॉर्म हो जाता है और दीज क्लाउड्स कैन एक्यूमुलेट ओवर टाइम इन हिडन एरियाज सजेस्ट। अब ये जो क्लाउड है ये हिडन एरियाज़ में भी एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे कि राफ्टर्स हैं, डक वर्क है और इक्विपमेंट है, लीडिंग टू डेंजरस बिल्डअप। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डस्ट एक्सप्लोजन जो है वो कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है और उसकी वजह से कहना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की डेथ हो सकती है, इंजरीज हो सकती हैं और जो इंटायर बिल्डिंग है वो डिस्ट्रक्ट हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा हालत उसकी तबाही हो सकती है उसके अंदर। और बहुत सारे कंबस्टिबल डस्ट इंसिडेंट ऐसे हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर जो हैं वो अनअवेयर थे कि उनके पास जो डस्ट है वो हैज़र्डस नेचर की है और वो एक्सप्लोड हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस चीज़ को जानें कि जिस वर्क एरिया में हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे हम कोई इस तरह की डस्ट यूज़ कर रहे हैं या इस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसकी डस्ट फॉर्मेशन होती है और वो इस माइक्रोन की है और वो कंबस्टिबल डस्ट की कैटेगरी में आती है। तो फिर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उससे रेलेवेंट इक़दाम का जायज़ा लेते रहें और कंटिन्यूसली विजिलेंट रहें उस एरिया में। अब जब भी हम डस्ट या डस्ट एक्सप्लोजन की बात करते हैं तो फिर एक पेंटागन सामने आता है जिसको हम डस्ट एक्सप्लोजन पेंटागन कहते हैं। हमने फायर ट्रायंगल भी समझा है, फायर टेट्राहेड्रन भी समझा है, तो ये जो डस्ट एक्सप्लोजन पेंटागन है ये क्या चीज़ है और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं। इसके 5 एलिमेंट होते हैं डस्ट एक्सप्लोजन पेंटागन के। पहला जो है वो फ्यूल है और जो कि कंबस्टिबल डस्ट होती है। दूसरा जो है वो ऑक्सीडेंट है, जो कि प्राइमरीली ऑक्सीजन जो है वो एयर में मौजूद है, वो ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है। तीसरा जो है इग्निशन सोर्स है, जो कि किसी भी एरिया में अगर कोई इग्निशन सोर्स एनफ है कि वो डस्ट क्लाउड को इग्नाइट कर सकती है। इसके बाद डिस्पर्जन है, यानी जब वो डस्ट डिस्पर्स होती है, विच इज़ व्हेन द एक्यूमुलेटेड डस्ट इज स्प्रेड आउट एंड क्रिएट अ डस्ट क्लाउड। वो पूरे एरिया में स्प्रेड आउट हो जाती है और एक डस्ट का क्लाउड बना देती है। इसी तरह से कन्फाइनमेंट है कि जब ये कहना चाहिए विच लेड टू प्रेशर राइज एंड पोटेंशियल वेसल रप्चर, फैसिलिटी ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर कोलैप्स, कि जब ये किसी एरिया में
इकट्ठी होती है और फिर वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और फिर उसकी वजह से प्रेशर वहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो जब भी ये 5 इसके एलिमेंट एक साथ कहीं भी इकट्ठे होंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रेसिपी फॉर डिज़ास्टर यानी डस्ट एक्सप्लोजन के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं और डस्ट एक्सप्लोजन वहाँ पर हो सकता है। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हम कभी भी इन 5 एलिमेंट्स को एक जगह पे कंबाइन ना होने दें। अब जो फैक्टर्स हैं वो एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ डस्ट के लिए ज़िम्मेदार हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि चांस ऑफ अ डस्ट क्लाउड इग्नाइटिंग इज़ गवर्न बाय द साइज़, यानी कि अगर कोई डस्ट क्लाउड का एक्सप्लोजन हो सकता है या वो इग्नाइट हो सकता है तो इसके लिए उसका साइज़ मैटर करता है कि वो किस साइज़ का डस्ट पार्टिकल है, डस्ट की कंसनट्रेशन क्या है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन वहाँ पे कितनी है, और स्ट्रेंथ ऑफ द इग्निशन सोर्स या इग्निशन सोर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ डस्ट, यानी जब वो एक्सप्लोड हो जाता है तो उसके लिए सारे फैक्टर्स कहना चाहिए इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब डस्ट एक्सप्लोजन होता कैसे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें अच्छे से समझना है कि डस्ट एक्सप्लोजन होता कैसे है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था फैमिलियर टू फायर ट्रायंगल, जिसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल होती है, तो डिस्पर्शन ऑफ डस्ट इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन कैन कॉज रैपिड कंबस्शन नोन एज डिफ्लैग्रेशन। ये 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ डिस्पर्स हो रही है कहना चाहिए डस्ट वहाँ पे, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है और वहाँ पे एक रैपिड कंबस्शन होता है जिसको हम डिफ्लैग्रेशन कहते हैं। डिफ्लैग्रेशन क्या है? डिफ्लैग्रेशन कहते हैं कि ऐसा एक्सप्लोजन है जहाँ पे जो फ्लेम है उसकी स्पीड जो है लोअर देन स्पीड ऑफ साउंड होती है, और वो क्या है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 335 मीटर पर सेकेंड। यानी जब भी वहाँ पे डिफ्लैग्रेशन होगी इसका मतलब है फ्लेम जो है वो इतनी तेज़ी से फैलेगा कि 1 सेकेंड में 335 मीटर का एरिया वो कवर कर रहा होगा, तो इसको हम डिफ्लैग्रेशन कहते हैं। अच्छा, जो डस्ट एक्सप्लोजन होता है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। पहला हम उसको कहते हैं प्राइमरी एक्सप्लोजन और दूसरा हम उसको कहते हैं सेकेंडरी एक्सप्लोजन। प्राइमरी एक्सप्लोजन में क्या होता है कि जो प्राइमरी डस्ट एक्सप्लोजन होता है वो उस वक्त होता है जब डस्ट जो है वो सस्पेंड होती है एयर में और वो इग्नाइट हो जाती है किसी भी स्पार्क या फ्लेम की वजह से, तो ये प्राइमरी एक्सप्लोजन कहलाता है। अच्छा, इसके साथ साथ कैटास्ट्रॉफिक सेकेंडरी एक्सप्लोजन, जैसे ही प्राइमरी एक्सप्लोजन होता है तो एक्चुअली होता क्या है, इस प्राइमरी एक्सप्लोजन की वजह से वो जो डस्ट क्लाउड और जो डस्ट है, फ्यूजिटिव डस्ट जो है, जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर सेटल डाउन हुई भी होती है, इस एक्सप्लोजन की वजह से वो शेक हो जाती है, और जब वो शेक होती है तो वो सारी डस्ट नीचे की तरफ गिरती है, और चूंकि उसको इग्निशन सोर्स मिला होता है तो वो एक बड़ा सेकेंडरी एक्सप्लोजन करती है। और ये बड़ा सेकेंडरी एक्सप्लोजन जो है ये मल्टीपल टाइम हो सकता है, इसको सेकेंड टाइम भी हो सकता है, थर्ड टाइम भी हो सकता है, लेकिन ये जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसकी वजह से पहला इम्पैक्ट क्या आता है कि ये इसको कह रहे हैं कि एन इनिशियल प्राइमरी एक्सप्लोजन इन प्रोसेसिंग इक्विपमेंट आर इन एन एरिया वेयर फ्यूजिटिव डस्ट हैज़ एक्यूमुलेटेड मे डिसलॉज। जैसे मैंने कहा फ्यूजिटिव डस्ट वहाँ मौजूद है और वो डिसलॉज होती है वहाँ अपनी जगह से, जब वो नीचे की तरफ गिरती है तो एयर के अंदर आ जाती है और डैमेज या कंटेनमेंट सिस्टम, और वो कंटेनमेंट सिस्टम को डैमेज करती है जब ये एक्सप्लोजन होता है, जो कि हमारा डक्ट है, वेसल है या डस्ट कलेक्टर जो होता है उसको डैमेज कर देती है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो फ्यूजिटिव डस्ट जो है जब ये भी एरिया में आ जाती है, ये भी इग्नाइट हो जाती है, तो एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और देयर कैन बी फार मोर डिस्ट्रक्टिव दैन अ प्राइमरी एक्सप्लोजन ड्यू टू द इंक्रीज क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स कम्बस्टिबल डस्ट। और ये प्राइमरी एक्सप्लोजन, ये जो इनिशियल एक्सप्लोजन होता है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक होता है ये सेकेंडरी एक्सप्लोजन, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया में हो जाती है, वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है, और अगर आपके एरिया में जहाँ इस तरह की डस्ट की कंसंट्रेशन है और वहाँ पे अच्छे वेंट नहीं लगे हुए, तो जब जैसे ये प्रेशर बिल्डअप होगा तो क्या होगा, एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन होगा जो बड़े पैमाने पे तबाही करेगा। अब इफेक्ट ऑफ कन्फाइनमेंट क्या है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी डस्ट का एक्सप्लोजन होता है तो जो गैसियस प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म होती हैं और हीट वहाँ से रिलीज़ होती है, और जो ये हीट रिलीज़ होती है वो क्या करती है, जो उस एरिया है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। और हमें पता है कि जब भी गैसेस जो हैं जब वो हीटेड होती हैं, उनको हीट दी जाती है तो वो एक्सपेंड होती हैं, और ये डिस्ट्रक्टिव प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है सराउंडिंग एरिया में। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास अच्छे वेंट नहीं हैं उस एरिया के अंदर, ताकि अगर आपके पास अच्छे वेंट होंगे तो एक्स्ट्रा जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसको वहाँ से रिलीज़ कर देंगे और आपके पास सेकेंडरी एक्सप्लोजन होने के चांसेस कम से कम होंगे। लेकिन अगर उस एरिया में अच्छे वेंट आपके पास नहीं है तो ये जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन होगा ये बहुत बड़ी तबाही का बाइस बनेगा।
अभी एक छोटा सा डाटा मैंने आपके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें इग्निशन सोर्सेज इन डस्ट एक्सप्लोजन के एक जर्मनी और यूएसए दो ममालिक का डाटा है कि उनके अंदर जब भी डस्ट एक्सप्लोजन हुए हैं तो इग्निशन सोर्स उसमें क्या क्या था। तो जो मैक्सिमम है, अगर मैं पहले जर्मनी की बात करता हूँ तो 26.2% जो एक्सप्लोजन वहाँ पे हुए हैं उसकी कॉज जो है वो मैकेनिकल स्पार्क्स है। और इसी तरह से यूएसए के अंदर जितने भी डस्ट के एक्सप्लोजन हुए हैं उसकी जो मैक्सिमम कहना चाहिए कॉज है 22.7%, वो मैकेनिकल हीटिंग या फिर फ्रिक्शन है। तो ये जर्मनी और यूएसए में जितने भी एक्सप्लोजन हुए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि उसका जो इग्निशन सोर्स थी, जर्मनी में मैकेनिकल स्पार्क्स 26.2 और यूएसए में 22.7 मैकेनिकल हीटिंग फ्रिक्शन। ये वो एक्चुअली इग्निशन कॉज थी कि जहाँ से इस डस्ट क्लाउड को इग्निशन मिलता है और वो वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये जनाब पहला पार्ट था डस्ट एंड डस्ट एक्सप्लोजन का, जिसमें हमने समझने की कोशिश की कि रेलेवेंट स्टैंडर्ड एनएफपीए के कौन कौन से हैं, फिर इसके बाद डस्ट एक्चुअली किस तरह से फॉर्म होती है, डस्ट का साइज़ क्या होता है, और इसके बाद जो एक्सप्लोजन होते हैं उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने डस्ट एक्सप्लोजन पेंटागन के बारे में बात की है, फिर डस्ट के हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सप्लोजन की बात की है। तो यहाँ तक इस पार्ट 1 को हम एंड करते हैं। जो अपकमिंग पार्ट 2 है उसके अंदर हम डस्ट कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, इग्निशन कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात कर रहे होंगे और प्रोटेक्शन मेजर्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसको अच्छी तरह से समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ख़ास तौर पे उन लोगों तक जो इस ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे किसी न किसी फॉर्म में कंबस्टेबल डस्ट मौजूद है, ताकि वो उसको अच्छी तरह से समझें, अपने रेलेवेंट लोगों तक पहुँचाएँ, प्रिवेंटिव मेजर्स लें और अपने एरिया को सेफ़ रखें। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।